हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 6 के बारे में और आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना ऑनलाइन टेस्ट लगा लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके एग्ज़ाम्स में मुश्किल से 40 डेज़ रह चुका है। अगर आप इस 40 डेज़ में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आप शायद प्री के लिए पीछे रह जाएँ। तो आपको इस 40 डेज़ में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। जो भी आपके क्वेश्चंस गलती होती है आप उस नोट्स को पढ़िए और साथ ही साथ आप उस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर रखें ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आपको वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, राइट। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस सेट का एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। तो देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 138.2 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 112.8 मार्क्स रखा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चोल काल में कांसू किसके लिए प्रयुक्त होता था। चोल काल में कांसू किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो कांसू जो था वो सोने के सिक्के को कहा करते थे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा माल तथा सेवाओं के उत्पादन की आवश्यकता नहीं है? सरकार। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, सरकार। अर्थव्यवस्था में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? तो कार्यशील पूंजी के रूप में किए जाते हैं। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट वन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगन जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था और ये राजस्थान में पड़ता था। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले वो यहीं से मिला है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। तो ये दो पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, रामानंद। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सोर्तगुई और मुंडीगाक किस घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र किस देश में स्थित है? से संबंधित जो क्षेत्र है, पुरास्थल क्षेत्र है, वो किस देश में स्थित है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है, बी को टिक करेंगे। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर का क्या मतलब होता है? पीर का मतलब सूफियों के जो गुरु होते हैं उनको पीर कहते थे। पुराणों में किन्हें द्विजर्षभ या फिर हम लोग कह सकते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया? द्विजर्षभ या श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया चाणक्य, या फिर हम इसको विष्णुगुप्त कह सकते हैं, कौटिल्य कह सकते हैं। जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया, ऑप्शन सी। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी? अशोक, महान अशोक सम्राट। अगला क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। कौन सी जलद मरुमध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है पनामा। पनामा बिल्कुल सही होगा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा कितने देशांतर के बीच स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। पीत का मुख्य कार्य क्या होता है? पीत का मुख्य कार्य क्या होता है? एक प्रश्न ये बनता है कि पीत का स्राव कहाँ से होता है? पीत का स्राव यकृत से होता है, जाके ये जमा होता है पित्ताशय में, राइट। यहाँ पे हम इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, पाचन के लिए वसा को पायसी करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखा गया, दोनों को पढ़िए और बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन लखनऊ स्थान पर हुआ था, जो कि पॉइंट ये गलत है। लखनऊ में नहीं, नई दिल्ली पर इसका आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पे अली जिन्ना नहीं थे, मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे, जिन्ना नहीं थे। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स गलत हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ना ही एक और ना ही दो, कोई भी सही नहीं है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से
औरंगजेब का इस्लामी कानून के बृहत्तम जो सार संग्रह है उसको किस नाम से जाना जाता है? औरंगजेब का इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फतवा ए आलमगीरी। आलमगीर के नाम से भी जाने जाते थे, इनकी उपाधि थी औरंगजेब की। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गढ़पूर्ति यानी कि कोरम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए या फिर राज्यसभा के लिए, दोनों के लिए कोरम 1/10 होना चाहिए, यानी कुल सदस्यों का 1/10। अगर संख्या पूछ लेता यानी कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। ऑप्शन बी। अगर लोकसभा में संख्या पूछे तो 55 कहेंगे और राज्यसभा में संख्या पूछे तो वहाँ पे 25 कहेंगे। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। 1 मिनट में एक मनुष्य जो कि सामान्य मनुष्य सांस लेते हैं कितनी बार? 1 मिनट में एक सामान्य मनुष्य सांस लेता है 14 से 18 बार। 14 से 18 बार। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को क्या कहते हैं? देखिए, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो पत्ती होती हैं, पत्तियों पे जो डिज़ाइन रहता है, डिज़ाइन कुछ इस तरह से जो रहता है, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये जो अगर मध्य सिरा के बारे में पूछता है, यानी कि मध्य जो ये लाइन जाती है, इसको अगर पूछता तो वहाँ पे हम कहते हैं मध्य सिरा। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं इसको हम लोग सिरा विन्यास कहा जाता है, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। बर्फ़ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? पानी का स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, स्थिर रहता है, यानी ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 1990 में किया गया था। अच्छा, कभी कभी सिफारिश भी पूछा जाता है, तो सिफारिश ध्यान रखिए कि 1988 में गठित एक समिति थी जिसका नाम कह सकते हैं RS सरकारिया समिति। उन्हीं आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था और इसका गठन करते हैं राष्ट्रपति। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो बंधुत्व, संप्रभुता और समानता, ये तीनों थे, लेकिन अखंडता नहीं था। अखंडता को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि आपको पता होगा पहली बार संशोधन और एकमात्र संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन। किसमें बात की जा रही है? प्रस्तावना में। ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में USB का विस्तृत रूप क्या है? USB। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन सी। एसिटिलीन का सूत्र बताइए क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि एसिटिलीन का जो सूत्र होता है C2H2। ठीक है, C2H2 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। लाल गर्म कोक पर भाप छोड़ने पर किस गैस का उत्पादन होता है? लाल गर्म कोक पर भाप छोड़ने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी CO का निर्माण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट्स हैं, दोनों को पढ़ना और बताने की कौन सा यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ये दोनों के दोनों अनुच्छेद बिल्कुल सही, तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1 और 2। नेक्स्ट वन कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो बात यहाँ पे कर्तव्य की जा रही है, तो ये बात कही गई है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना। पर्यावरण का संरक्षण का सुधार आपका यहाँ पे मिल जाता है 51 के फर्स्ट में, क्योंकि मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत आता है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। यूरिया क्या है? तो यूरिया हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक और नाइट्रोजन युक्त, इसका क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है। यहाँ से आपको समझने में अच्छे तरीके से आसानी होगी। तो देखिए, यूरिया के फार्मूला को हम 2 तरह से लिख सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ सकते हैं। एक तो फार्मूला आपको ये भी कहीं कहीं मिल जाता है और कहीं कहीं आपको ये भी मिलता है NH2CO NH2। दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, यहाँ पर भी आपका H4 है और यहाँ पर भी आपका H4 मिलेगा।
यहाँ पर भी N2 है और यहाँ पर भी N2 है, C यहाँ पर और O यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी किसी भी तरह से लिख सकते हैं NH2 CONH2 या फिर लिख सकते हैं CH4N2O, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इसका मतलब बनता है कि एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, इसमें नाइट्रोजन भी है और एक कार्बनिक भी है। कार्बन होने का मतलब कार्बनिक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सही तरीके से मैच नहीं करता, सुमेलित नहीं है होने वाली बीमारी और प्रदूषण के साथ। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। देखिए, पारा के कारण पारायुक्त जल पीने से मिनी माता रोग होता है, बीमारी होता है। कैडमियम के कारण इटाइटाई बीमारी होता है। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। यानी ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पे गलत हो। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? यानी हमारे पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग मानी जाती है 0.03%। ऑप्शन बी। फ्लेग किससे फैलता है? फ्लेग जो होता है ये एक प्रकार का जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक शब्द जो है वो किसने गढ़ा था? जेनेटिक शब्द को किसने गढ़ा था? बेटेसन। ऑप्शन बी बेटेसन। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक पद्धति होती है, अत्यधिक किण्वन। कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? कीटभक्षी पादप जैसे हम लोग कह सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, आपने नाम सुना होगा, वो भी एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ पे कीटभक्षी पादप उगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन फिलहाल सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समान माप वाले युग्मकों के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो दो समान माप वाले तो यानी कि समयुग्मकी कहेंगे। ऑप्शन बी। बताइए कि बगीचा जो है वो किसका उदाहरण है? बगीचे किसके उदाहरण माने जाते हैं? तो बगीचे में काफ़ी पेड़ पौधे होते हैं और ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएगा, लेकिन बगीचे खुद हम लोग के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होगा। ऑप्शन बी। एकल तार टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल मोर्स, हमने अक्सर यहाँ पे नाम याद किया। ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है डिस्कस। डिस्कस किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो एक प्रकार का शब्दावली है, एक्चुअली डिस्कस थ्रो होता है, डिस्क थ्रो होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क लिखा गया, तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियाँ बनाई गई हैं? तो बुद्ध का करेक्ट होगा, बुद्ध। ऑप्शन ए। लाइफ ऑफ पाई नामक किताब के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यान मोर्टल। ठीक है, यान मोर्टल। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है और यह हमारे शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में उपस्थित होता है। किस सेल ऑर्गेनल को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? किस सेल ऑर्गेनल को कोशिका के पावर हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और आत्महत्या की थैली के रूप में लाइसोसोम को जानते हैं। चेचक किस वायरस से होने वाला बीमारी है? चेचक तो वायरस के कारण होता है, लेकिन वेरियोला वायरस, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी स्कंदन। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों में से पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बचानिए। पश्चिमी से पूर्व की तरफ सही क्रम हमें बताना है, कुछ इस तरह से आगे तरफ बढ़ते हुए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, गारो, खासी, जैंतिया और नागा पहाड़ी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, यानी कि ठंडी महासागर धारा नहीं है? ऑप्शन डी अंगुहास। ठीक है, अंगुलहास कह सकते हैं, अंगुहास कहीं लिखता है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो जनरली हम जानते हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश नहीं शामिल है। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। 1, 2, 4 1, 2, 4 कहाँ पे? ऑप्शन ए में। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं?
तो सवाना के नाम से जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के नाम है, जबकि शीतोष्ण घास का मैदान का नाम वेल्ड है। सिंधु नदी निम्नलिखित में से सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियों में चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और एक जो कि बहुत फेमस है व्यास नदी। ये सभी 5 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु की सहायक नदियों में, तो ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजन जो बेसिन है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? इजराइल से लगी हुई है किस देश की सीमा, किसे टिक करेंगे? तो ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इन 4 देशों की सीमाएं इजराइल से लगी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सबसे बड़ा सागर की बात करें तो ऑप्शन बी दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर ऑप्शन बी। अगर झील पूछता सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर को टिक कर सकते थे। एक्चुअली सागर नहीं होता, देखिए कैस्पियन एक प्रकार का झील ही है, कैस्पियन झील ही है, लेकिन इसके क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसको सागर नाम दिया गया। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस में मिलता है? तो ये कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो अगर हम ऑप्शन सी पे नज़र डालें तंबाकू निषेध दिवस जो होता है वो 31 मई को मनाते हैं, ना कि 5 मई को, तो सी को टिक कर सकते हैं। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, सभी बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य जो शब्द है वो किससे संदर्भित होता है? अघन्य। अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता था, न मारे जाने वाली जो थी उनका इस तरह से पवित्र माना जाता था, अघन्य गाय के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य है? कौन सा मिलान सत्य है? तो अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में स्थित है, अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो दोनों सही है, सी विल बी राइट आंसर। डफला जनजाति का संबंध किस बताइए इस राज्य से? डफला जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्पस पर्वत श्रेणी में निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इंग्लैंड का हिस्सा नहीं होता है, ऑप्शन डी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी? मुख्यतः बात की गई है तो मुख्यतः जो है वो शैव धर्म के लिए बनाई गई है, ऑप्शन सी। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था 1539 में, और 1 वर्ष के बाद कनौज या फिर बिलग्राम का युद्ध कह सकते हैं 1540 में। निम्नलिखित में से कौन 1773 के विनियमन अधिनियम, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, कि एक मुख्य विशेषता है? तो 1773 के विनियमन जो अधिनियम है इसके अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा तक स्थानांतरित किया जाता है तब क्या होगा? पृथ्वी से चंद्रमा तक स्थानांतरित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार में बढ़ाव घटाव होता है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? निम्न तापी इंजन या फिर इसको अक्सर पेपर में देखने को मिलेगा क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग अधिकतर रॉकेट प्रौद्योगिकी में करते हैं, ऑप्शन सी। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? वन संरक्षण अधिनियम, देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो तीनों ऑप्शंस में से कोई एक को टिक करेंगे ध्यानपूर्वक तो ही आपका सही होगा, अदरवाइज आप गलती जरूर करेंगे। देखिए वन संरक्षण अधिनियम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। जबकि वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो वहाँ पे 1980 में आया था ये अधिनियम, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तो ये तीनों ऑप्शंस को ध्यान से रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो बी ऑप्शंस को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है? गोवा का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको हम लोग भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में स्थायी सिंधु आयोग 2021 की बैठक आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि भारत के किस राज्य में ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया? देखिए ग्राम उजाला कार्यक्रम के पहले चरण में 5 जिलों को कवर किया जाएगा, जो कि स्टार्टिंग किया गया बिहार के आरा में, और पहला जिला आरा को मानते हुए अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो अन्य 4 जिलों जैसे उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो गया, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, महाराष्ट्र का नागपुर और एक पश्चिमी गुजरात, इन 5 जिलों को पहले कवर किया जाना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा।
किस भारतीय राज्य ने समर अभियान शुरू किया? समर अभियान को स्टार्ट किया है झारखंड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 139 है। 149 देशों में 139वें स्थान पर है, जबकि 2020 में अगर हम यही डाटा की बात करें तो 156 देशों में 144वें स्थान पे था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किस राज्य ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया? इस विधेयक को किसने पारित किया? हरियाणा की गवर्नमेंट ने। बी को टिक करेंगे। कौन सा भारतीय राज्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करने जा रहा है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को स्टार्ट करना किसने घोषणा किया? राजस्थान। सी राइट आंसर होगा। मार्च 2021 को किस राज्य की सरकार ने मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया? मिशन ग्रामोदय को किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को किस योजना को लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी, ग्राम उजाला योजना। किसने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की स्टार्ट किया है? ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। इस अभियान को 22 मार्च 2021 से लेकर के 30 नवंबर 2021 तक चलाया जाना है, और इस अभियान का विषय है कि कैच द रेन वेयर इट्स फॉल व्हेन इट फॉल। गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? राम वर्मा। ऑप्शन बी, राम वर्मा। भारत ने बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान की है? किस देश को दान की है? मेडागास्कर। 3 हफ्ते के लिए आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए 3 मार्च 2021 को कितने भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान भरेंगे? टोटल 6। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किए जाने की जो बात की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, ऑप्शन बी। और अभियान भी स्टार्ट किया गया स्विच दिल्ली अभियान। हाल ही में चर्चित टिटानोसोर क्या है? हाल ही में चर्चित टिटानोसोर ऑप्शन ए एक जीवाश्म है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, जीवाश्म। अर्जेंटीना में पाया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया? सुगम्य भारत ऐप को किसने लॉन्च किया? थावरचंद गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत। हाल ही में चर्चित सेनकाकू द्वीप कहाँ स्थित है? सेनकाकू द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये जापान में पड़ता है। ऑप्शन बी, जापान। NADMP का पूर्ण रूप क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा NADMP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कुछ पॉइंट्स मैंने इसके बारे में लिख रखा, आप इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप किसने महिलाओं के लिए गार्जियन सेफ्टी ऐप लॉन्च किया? कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप को लॉन्च किया ट्रू कॉलर ने। ऑप्शन सी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हाल ही में किसे शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया? योगासन। ठीक है, योगासन को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सिग्मो उत्सव परेड को रद्द करने की घोषणा की है? सिग्मो उत्सव परेड को रद्द करने की घोषणा गोवा। ऑप्शन डी, गोवा। हाल ही में पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पाइथन 5 यानी ये किस प्रकार की मिसाइल है? पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है। ऑप्शन सी। किस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा का प्रावधान है। इकोसाइड, तो ऑप्शन डी यानी कि फ्रांस ने। इकोसाइड फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश की सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दे दी है? लिनेट होम, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। ठीक है, लिनेट होम डेनमार्क
नेक्स्ट वन कि हाल ही में किस देश ने नौका मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? नौका मॉड्यूल को, नौका नाम का एक मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा रसिया ने, ऑप्शन सी। चाइना रूम पुस्तक जो है चर्चा में, इसके लेखक कौन है? चाइना रूम, संजीव सहोता, ऑप्शन सी संजीव सहोता। एक लड़की और एक लड़के की वर्तमान आयु का जो उम्र का अनुपात है वो 5:4 है। यानी एक तरफ गर्ल्स ले लेते हैं, एक तरफ बॉयज़ ले लेते हैं, और इनका जो रेशियो, प्रेजेंट रेशियो ये बात की जा रही है 5:4, ठीक है, प्रेजेंट की बात की जा रही है। और आगे प्रश्न में कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु जो कि 24 वर्ष थी, यानी 4 वर्ष पूर्व हम लोग नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो बॉयज़ की आयु क्या है? 24 वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसमें अगर हम 4 वर्ष जोड़ देंगे तो ये वर्तमान की उम्र हो जाएगी इसका 28 वर्ष। और प्रेजेंट का इसका रेशियो भी दिया क्या, यानी अगर 4x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 28 ले लें तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 निकल जाता है, ठीक है। अब प्रश्न में पूछा है कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी, यानी प्रेजेंट की यहाँ पे ये है, और 7 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 35 तो हो गया लड़की की प्रेजेंट की आयु, लेकिन 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 में ऐड कर देता हूँ, 35 × 5 = 40, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चालों का अनुपात क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? 1 और समय 1:3। दूसरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2:2 हो जाएगा, और ठीक उसी तरह से 3:1 हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका कट जाएगा, यानी 1/3:1 और अनुपात 3 हो जाता है। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आपका 3, ऊपर में 1, फिर से यहाँ पे 3 और ऊपर में 9, यानी हमारा जो एग्जैक्ट चाल का अनुपात बनेगा 1:3:9। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि एक समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा क्रमशः इतना और इतना दिया गया, तो x की वैल्यू बताना है। तो ध्यान रखिएगा, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है, जबकि ये दोनों का योग 180 के बराबर होता है। तो सम्मुख की बात करें तो ये अगर हम इन दोनों को मान लें तो ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी 3x - 10 की जो वैल्यू होगा वो x + 80 के बराबर होगा। x को एक तरफ करते हैं, बाकी को एक तरफ करते हैं, यानी कि 2x की जो वैल्यू होगा वो 90 के बराबर और x की जो वैल्यू होगा वो 45 के बराबर होगा, यानी यहाँ पे C बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाता है और इसके बाद 10% की वृद्धि कर दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस तरह से कर सकते हैं, पहले 10% की कमी की गई, फिर 10% की वृद्धि की गई, और बाद में क्या होता है कि संख्या 50 कम हो जाता है पहले की तुलना में, राइट। तो 00 से 00 ख़त्म, ऊपर में देखिए क्या हो जाता है 99/100 और राइट साइड में x - 50। अगर मैं x को एक तरफ कर दूं, बाकी को एक तरफ कर दूं, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि x/100 की जो वैल्यू होगा वो 50 के बराबर होगा, और x की वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5000, यानी यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कवर किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।